हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी लोगों का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में हम लोग बेसिकली आंसर राइटिंग सेशंस ले रहे हैं एंड आप लोगों की काफ़ी डिमांड थी कि हम लोग ऐसे सेशंस भी कंडक्ट करें। इसीलिए आज से हम ऐसे के सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं। हर संडे को ये सेशंस होंगे एंड फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे क्योंकि तभी आपके जो डाउट्स हैं उसको हम रिजॉल्व कर पाएंगे। अब फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं हम हमारे आज के इस सेशन की। और जो ऐसे हम लोग डिस्कस करेंगे वो क्या है? बेस्ट फॉर एन इंडिविजुअल इज नॉट नेसेसरली बेस्ट फॉर द सोसाइटी। मतलब व्यक्ति के लिए जो सर्वश्रेष्ठ है वह आवश्यक नहीं कि समाज के लिए भी हो। काफ़ी सिंपल सा सेंटेंस है जो आप समझ पा रहे होंगे। फ्रेंड्स, इसको डिस्कस करने से पहले कुछ और चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन हॉल में आपको विद इन 3 आवर्स मीन्स 180 मिनट्स में आपको 2 ऐसे अटेम्प्ट करने होते हैं। मीन्स एक ऐसे के लिए आपको 90 मिनट्स मिलते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो 60 मिनट्स या फिर 1 आवर इज़ मोर देन इनफ। 1 घंटा काफ़ी होता है एक ऐसे को लिखने के लिए। लेकिन उसके बाद भी आपको 30 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। एंड फ्रेंड्स, ये जो 30 मिनट्स होते हैं, ये 30 मिनट्स ही डिसाइड करते हैं कि आपके मार्क्स क्या आएंगे। है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग। तो ये 30 मिनट्स में हमको क्या करना है? हमको स्ट्रक्चर बनाना है, हमको एनालिसिस करना है, हमें डिफरेंट डायमेंशंस सोचनी है। क्या क्या पॉइंट्स आप लिखेंगे वो आपको सोचना है। किस तरह से इंट्रोड्यूस करेंगे, किस तरह से एंड करेंगे, ये सभी आप इस 30 मिनट्स में करेंगे। और ये होता है रफ वर्क, जो कि आंसर शीट में सबसे पीछे आपको खाली स्पेस दिया जाता है, वहाँ पे आपको करना होता है। और जितना अच्छे से आप इस 30 मिनट को यूटिलाइज करेंगे उतने ही ज़्यादा आपके मार्क्स आएंगे, ये एकदम कन्फर्म है। अब दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आप ऐसे आपने लिखना स्टार्ट कर दिया तब आप कुछ पॉइंट्स सोच रहे हैं, क्योंकि फिर क्या होगा, कनेक्शन नहीं मिलेगा और आपका ऐसे जो है वो हो सकता है कि गलत डायरेक्शन में चला जाए। तो इसलिए इस 30 मिनट्स का सही से आपको उपयोग करना है और ये मेरी आप सभी लोगों को एकदम सिंसियर एडवाइस होगी। अब हम आते हैं हमारे इस ऐसे के ऊपर जिसमें सोसाइटी के बारे में हमको एक स्टेटमेंट दिया गया है। इस ऐसे को देख के ऐसा लगेगा कि जिन लोगों का ऑप्शनल सोशियोलॉजी है वो काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता है। अगर आपने जीएस की अच्छे से स्टडी करी है तो आप यूपीएससी का हर ऐसे आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। बस आपको एनालिसिस करना आना चाहिए, आपको डिफरेंट डायमेंशंस सोचनी आनी चाहिए, आपको एक अप्रोच पता होनी चाहिए। और वो सब चीज़ें हम आज इस ऐसे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए, इसमें पूछा गया है कि मतलब स्टेटमेंट दिया गया है कि बेस्ट फॉर एन इंडिविजुअल इज नॉट नेसेसरली बेस्ट फॉर द सोसाइटी। अब इससे ये तो हम समझ पा रहे हैं कि अगर इंडिविजुअल के लिए कोई चीज़ बेस्ट है तो ऐसा जरूरी नहीं कि सोसाइटी के लिए भी वो बेस्ट होगी। मतलब इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म की यहाँ पे बात हो रही है। बट फ्रेंड्स, अगर हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करें तो हम यह भी तो कह सकते हैं कि जो चीज़ सोसाइटी के लिए बेस्ट हो जरूरी नहीं कि वो इंडिविजुअल के लिए भी बेस्ट हो। कह सकते हैं ना। तो ये भी डायमेंशन आपको इसमें ऐड करनी होगी। अगर आप केवल फर्स्ट डायमेंशन पे ही फोकस कर रहे हैं तो आपका एनालिसिस सही नहीं माना जाएगा, आपके मार्क्स आपको कम मिलेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, आप ये भी तो कह सकते हो कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सोसाइटी के लिए बेस्ट होती हैं और वो चीज़ें इंडिविजुअल के लिए भी बेस्ट होती हैं। तो देखिए कितना शानदार आपका एनालिसिस होगा कि आपने 3 डायमेंशन यहाँ पे सोच ली हैं, ठीक है। अब हम 1 बाय 1 इन सबको अपने ऐसे में हम एड्रेस करेंगे, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले बात आती है इंट्रोडक्शन की कि आप किस तरह से शुरुआत करें। एंड फ्रेंड्स, ऐसे में आपका इंट्रो और जो आपका एंड है वो काफ़ी शानदार होना चाहिए, क्योंकि इससे होता क्या है कि जो एग्जामिनर है उसका इंटरेस्ट बना रहता है। कि तो कोशिश करें कि आपका इंट्रोडक्शन काफ़ी शानदार होना चाहिए। इंट्रोडक्शन के लिए आप कोटेशंस का यूज़ कर सकते हैं,
आप कुछ फैक्ट्स का यूज़ कर सकते हैं, आप कुछ स्टोरी बना सकते हैं, आप कुछ एनेक्डोट्स वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने ऐसे की जो स्टार्टिंग है उसको शानदार बना सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या कोटेशन आप यूज़ कर सकते हैं। ये महात्मा गांधी का कोटेशन है, देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। इससे क्या मैसेज जा रहा है कि इंडिविजुअल के लिए जो चीज़ सही है जरूरी नहीं वो सोसाइटी के लिए भी सही हो। बट फ्रेंड्स होता क्या है कि आप कितने कोटेशंस याद करेंगे, हर चीज़ की लिमिट होती है। ठीक है, तो आप चाहें तो आप कुछ स्टोरी वगैरह भी बना सकते हैं या फिर आप कुछ फैक्ट्स कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर आपके काफ़ी अच्छे होते हैं तो काफ़ी सारे टॉपिक्स के ऊपर इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है, तो उससे भी आप शुरुआत कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट होता है। अब देखिए आप सब लोगों ने ऑक्सफार्म की जो रिपोर्ट है वो आपको पता होती है कि किस तरह से इनइक्वलिटी फैली हुई है। आप जीनी कोफिशिएंट की बात कर सकते हैं और इसके बारे में जो डाटा है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जब आप बताएंगे कि रिचेस्ट 1% जो हैं उनके पास बॉटम 70% के पास जितनी वेल्थ है उसका 4 टाइम्स उनके पास है, तो इससे ये मैसेज जाएगा कि इंडिविजुअल के लिए जो चीज़ सही है जरूरी नहीं वो सोसाइटी के लिए भी सही हो। तो इस तरह से आप शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन ये तो केवल एक ही डायमेंशन हुई, आप इंट्रोडक्शन में ही बाकी 2 डायमेंशन भी बता सकते हैं, जैसे कि गुड फॉर सोसाइटी बट नॉट गुड फॉर इंडिविजुअल। यहाँ पे आप रिसेंट जो सबरीमाला टेम्पल इशू था उसको कोट कर सकते हैं कि उस टेम्पल में वुमेन की एंट्री रेस्ट्रिक्टेड थी, तो ये सोसाइटी तो इसको प्रीफर कर रही थी लेकिन इंडिविजुअल के लिए ये चीज़ सही नहीं थी। ठीक है, जो थर्ड डायमेंशन है गुड फॉर सोसाइटी एंड गुड फॉर इंडिविजुअल, इसका भी आपको कोई एग्जाम्पल देना होगा, जैसे कि आप लिख सकते हैं रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन लोकल बॉडीज, ये सोसाइटी के लिए भी अच्छा है और ये इंडिविजुअल के लिए भी अच्छा है। तो फ्रेंड्स इंट्रोडक्शन में आपने 3 डिफरेंट डायमेंशन देने की कोशिश की है और एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने की कोशिश की है, और इससे जो एग्जामिनर है उसको काफ़ी इंटरेस्ट आएगा आपके आंसर को चेक करने में। तो इसी तरह से हमारा जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए वो काफ़ी शानदार होना चाहिए। अब फ्रेंड्स हमने 3 डायमेंशन तो बता दी, ठीक है, तो अब आप ये क्वेश्चन रेज कर सकते हो कि ये जो रिलेशनशिप है इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच में या फिर इंडिविजुअलिज्म या फिर कलेक्टिविज्म के बीच में, ये इतनी सिंपल रिलेशनशिप नहीं है, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो अब आप 1 बाय 1 इन तीनों डायमेंशन को अलग अलग एग्जाम्पल से समझा सकते हो। आपका मेन फोकस तो फर्स्ट डायमेंशन के ऊपर ही होना चाहिए, बेस्ट फॉर इंडिविजुअल नॉट बेस्ट फॉर सोसाइटी। अब एग्जाम्पल्स देके आपको इस चीज़ को जस्टिफाई करना होगा कि ऐसा कब कब होता है। अब फिर देखिए जब भी आप किसी डायमेंशन को एड्रेस करते हैं तो आपको पेस्टल एनालिसिस फॉलो करना चाहिए। अब देखिए ये क्या होता है, पॉलिटिकल डायमेंशन, इकोनॉमिक डायमेंशन, सोशल डायमेंशन, टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन, देन लीगल डायमेंशन, एथिकल डायमेंशन या फिर एनवायरमेंटल डायमेंशन, एंड सबसे लास्ट में हिस्टोरिकल डायमेंशन। मतलब जितना भी आपने जीएस में पढ़ा है वो सब चीज़ें आपको कवर करनी चाहिए। किसी भी चीज़ का इन सब चीज़ों पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है ये आपको ऐसे में डालना चाहिए, इससे काफ़ी अच्छे नंबर मिलते हैं। तो जब हम बात करते हैं बेस्ट फॉर इंडिविजुअल नॉट बेस्ट फॉर सोसाइटी की, तो इसमें भी आप काफ़ी सारे डायमेंशंस को कवर कर सकते हैं, जैसे कि हिस्टोरिकल डायमेंशन। आप बात कर सकते हो महाभारत की, उसमें दुर्योधन के लिए जो बेस्ट था वो सोसाइटी के लिए बेस्ट नहीं था, क्योंकि उसमें एक राजा बनने की, एक किंग बनने की, एक एम्परर बनने की क्वालिटीज़ नहीं थी। आप बात कर सकते हो पॉलिटिकल डायमेंशन की और आप यहाँ पे बता सकते हो डेमोक्रेसी वर्सेस नाजीज़म वर्सेस फासिज्म, या फिर जो ऑथोरिटेरियनिज्म होता है उसमें क्या क्या इश्यूज होते हैं। आप नॉर्थ कोरिया, आप चाइना की बात यहाँ पे कर सकते हैं। आप ग्लोबल एग्जांपल्स दे सकते हैं, सीरियन सिविल वॉर, यमेन क्राइसिस। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट किया जा रहा है। आप बात कर सकते हैं डायनेस्टी पॉलिटिक्स की, इससे केवल इंडिविजुअल फैमिली को फ़ायदा होता है लेकिन जो सोसाइटी है उसको नुकसान होता है। आप बात कर सकते हैं मेल डोमिनेटेड पार्लियामेंट की, हमारी पार्लियामेंट में मेल के नंबर्स ज़्यादा होते हैं और वो डिसाइड करते हैं फीमेल की पॉलिसीज़ के बारे में। तो इस तरह से डिफरेंट डायमेंशंस आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक डायमेंशन। फ्रेंड्स
आप बात कर सकते हैं 1943 बंगाल फेमाइन की। ये क्यों आई थी? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो केवल अपना इंटरेस्ट फॉलो कर रहे थे। आप बात कर सकते हैं कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म की। कैपिटलिज्म बात करता है प्रॉफिट की, बात करता है इंडिविजुअलिज्म की, जबकि सोशलिज्म बात करता है वेलफेयर की या फिर कलेक्टिविज्म की। तो इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स यहाँ पे दे सकते हो। आप बात कर सकते हो ग्लोबलाइजेशन की, कि उससे किस तरह से जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं वो खत्म हो रही हैं, किस तरह से कंपटीशन बढ़ रहा है। ठीक है, तो आप इस तरह की बातें यहाँ पे कर सकते हो। देन एनवायरमेंटल डायमेंशन, और इसमें लिखने के लिए आपके पास काफ़ी कुछ होगा। देखिए, जो ग्रोथ का सबसे अच्छा मॉडल माना गया है इंडस्ट्रियलाइजेशन, और उसके काफ़ी सारे नुकसान हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज। और इसके आप काफ़ी एग्जाम्पल बता सकते हो, जैसे कि सी लेवल राइज। और इससे होता क्या है कि जो सोसाइटी है उसको, उस पर बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट होता है। और आप इसमें कुछ फैक्ट्स वगैरह भी यहाँ पे रख सकते हो। इसके अलावा आप और भी डायमेंशंस जोड़ सकते हो, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, आप बात कर सकते हो कि किस तरह से रेन पैटर्न्स में चेंज हो रहा है और उसका इफेक्ट हो रहा है एग्रीकल्चर पे। आप बात कर सकते हैं कि जो एडवर्स इवेंट हैं, जैसे कि सुनामी, साइक्लोन, ये सब इनकी फ्रीक्वेंसी में काफ़ी चेंजेस देखने को मिला है। तो इस तरह से आप इस डायमेंशन को कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज सोशल डायमेंशन। इंडिविजुअलिज्म की वजह से न्यूक्लियर फैमिलीज प्रमोट हो रही हैं, और जो जॉइंट फैमिलीज हैं वो ख़त्म हो रही हैं, और वो सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, इस तरह की डायमेंशंस आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आप बात कर सकते हैं कि क्योंकि इनइक्वलिटी बढ़ रही है, तो उससे हेल्थ, पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन, इस तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं। आप यहाँ पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में बात कर सकते हो। ठीक है, तो काफ़ी सारी डायमेंशंस हैं जो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज लीगल डायमेंशन। यहाँ पे देखिए, जो आर्टिकल 19 है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है, मतलब वो इंडिविजुअलिज्म की बात करता है, लेकिन सोसाइटी के लिए वो कभी कभी सही नहीं होता है। पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने में दिक्कत आ सकती है। तो इस तरह की चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल डायमेंशन। इसमें आप क्या लिख सकते हो? अभी रिसेंटली वैक्सीन नेशनलिज्म, ये बाकी की जो कंट्रीज़ हैं उनके लिए सही नहीं है। आप अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के बारे में बता सकते हो कि किस तरह से अमेरिका अपने इंटरेस्ट को फॉलो कर रहा है, लेकिन जो कलेक्टिव सोसाइटी है उसके गोल को वो भूल गया है। ठीक है, आप बात कर सकते हो टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन की, जैसे कि पेटेंट्स। इसमें क्या होता है कि जो डेवलपर है, जिसने डेवलप किया है, उसी का फ़ायदा होता है, लेकिन जो बाकी सोसाइटी है उसका फ़ायदा कम होता है या फिर नहीं होता है। ठीक है, देन आप एथिकल डायमेंशन को भी ऐड कर सकते हो। आप क्या एग्जांपल दे सकते हो कि अगर कोई ब्यूरोक्रेट अपने पर्सनल इंटरेस्ट को ही परस्यू करेगा, उसको फॉलो करेगा, तो इससे सोसाइटी पे डैमेज होगा। और इसके लिए आप काफ़ी सारे एग्जांपल्स दे सकते हो, करप्शन वगैरह आप यहाँ पे बता सकते हो। ठीक है, तो काफ़ी कुछ होगा आपके लिए यहाँ पे बताने को। अब जो अगली डायमेंशन है वो क्या है? बेस्ट फॉर सोसाइटी बट नॉट बेस्ट फॉर इंडिविजुअल। अब कुछ एग्जांपल्स आपको देने होंगे, जैसे कि सोसाइटी में अगर हम देखें तो कास्ट सिस्टम, डाउरी, दहेज देना, चाइल्ड मैरिज, ये काफ़ी प्रिवेलेंट है, इनको रोका नहीं जा रहा है। ठीक है, तो लेकिन इनका इंडिविजुअल पे काफ़ी बुरा इफेक्ट होता है। तो इनको आप कोट कर सकते हैं। जो पेट्रियार्चल माइंडसेट है, जो पितृसत्ता है, वो सोसाइटी के लिए सही है, लेकिन इंडिविजुअल के लिए वो चीज़ सही नहीं है। आप बात कर सकते हो LGBT कम्युनिटी की। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया है, लेकिन उसके बाद भी सोसाइटी में काफ़ी स्टिग्मा है। ठीक है, तो इसको आप कोट कर सकते हो। आप कोविड की बात कर सकते हो कि किस तरह से इंडिविजुअल मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट किया गया है। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल के लिए तो सही नहीं है क्योंकि इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, लेकिन सोसाइटी के लिए ये सही चीज़ है, सोसाइटी में कोविड कम फैलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स देके इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट डायमेंशन है बेस्ट फॉर इंडिविजुअल एंड बेस्ट फॉर सोसाइटी। तो आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देने होंगे जो इंडिविजुअल के लिए भी सही हैं और सोसाइटी के लिए भी सही हैं। काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे कि वुमेन एजुकेशन या फिर वुमेन एम्पावरमेंट, वो सोसाइटी एंड इंडिविजुअल दोनों के लिए सही है। आप एग्जाम्पल दे सकते हो मदर टेरेसा का, गांधी का, विवेकानंद का, जो सोशल रिफॉर्मर्स हुए हैं, जैसे कि राजा राम मोहन राय, अबोलिशन ऑफ सती, ईश्वर चंद विद्यासागर, विडो रीमैरिज एक्ट। तो इन सब की आप बात कर सकते हो। आप बात कर सकते हो कि अगर इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करता है डेमोक्रेसी में, तो इससे क्या चीज़ सामने आती है? बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़,
बेटर अकाउंटेबिलिटी, बेटर ग्रीवांस रिड्यूशल सिस्टम, और बदले में क्या मिलता है, गुड गवर्नेंस। ठीक है, तो इंडिविजुअल एंड सोसाइटी दोनों का इसमें फायदा होता है। आप एग्जाम्पल दे सकते हो मजदूर किसान शक्ति संगठन का, इन्होंने जो एफर्ट्स किए थे उससे हमको आरटीआई एक्ट मिला। ठीक है, तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो आप जीएस में पढ़ते हैं, उन्हीं सबको आपको यहाँ पे यूज़ करना है, आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब फ्रेंड्स, अभी तक हमने ये चीज़ बता दी है कि क्या 3 डिफरेंट डायमेंशंस हैं, उनको हमने एक्सप्लेन भी कर दिया है। ठीक है, अब क्या सवाल उठता है, अब सवाल ये उठता है कि क्या इंडिविजुअल और सोसाइटी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं या वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती हैं, क्या वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं? तो अब इस चीज़ को हमको एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, हम बता सकते हैं कि सोसाइटी में इंडिविजुअल की क्या इंपॉर्टेंस है, और हम ये भी बता सकते हैं कि इंडिविजुअल की लाइफ में सोसाइटी की क्या इंपॉर्टेंस है। अब जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल फॉर द सोसाइटी। अब देखिए इसमें आप क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं। देखिए, सोसाइटी के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंडिविजुअल ही तो होते हैं, और अगर आपको सोसाइटी में चेंज लेके आना है तो वो चेंज इंडिविजुअल के थ्रू ही आता है, वो एजेंट ऑफ चेंज होते हैं। अगर इंडिविजुअल इनिशिएटिव नहीं लेंगे तो सोसाइटी स्टैटिक हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई इंडिविजुअल अपनी कैपेसिटी को इन्हांस करता है, अपनी परफॉर्मेंस को इन्हांस करता है, तो उसका इफेक्ट कंट्री में पड़ता है, सोसाइटी पे पड़ता है, वो एक असेट बन जाता है। ठीक है, और जो काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं, करप्शन, स्लेवरी, सिविल वॉर्स, एक्सप्लॉयटेशन, ये सब तभी ख़त्म होंगे जब इंडिविजुअल अपना जो एटीट्यूड है वो चेंज कर ले। आप काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं गांधी का, नेल्सन मंडेला का, कि किस तरह से इन्होंने इनिशिएटिव लिया और सोसाइटी में हमको चेंज देखने को मिला। ठीक है, अब आप बता सकते हैं कि सोसाइटी की क्या इंपॉर्टेंस है इंडिविजुअल में। इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के लिए, उसकी क्रिएटिविटी को प्रमोट करने के लिए, फ्रीडम को प्रमोट करने के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए, जो प्लेटफॉर्म चाहिए, वो प्लेटफॉर्म सोसाइटी के द्वारा दिया जाता है। तो इस तरह की चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब दोस्तों आता है इसका कंक्लूजन, आप किस तरह से एंड करोगे। आप इस चीज़ को बता सकते हैं कि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप सोसाइटी और इंडिविजुअल को अलग अलग कर लीजिए, क्योंकि सोसाइटी का इंटीग्रल पार्ट होता है इंडिविजुअल। ठीक है, उनकी जो रिलेशनशिप होती है वो कॉम्प्लीमेंट्री होती है, म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग होती है। तो ये आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो अब सोल्यूशन क्या निकलेगा, आपको कुछ सोल्यूशन भी तो बताना होगा। तो आप बता सकते हैं कि हमें इंडिविजुअलिज्म एंड जो कलेक्टिविज्म है इसके बीच में एक बैलेंस बनाना होगा। और ये बैलेंस किस तरह से बनेगा, जहाँ तक सोसाइटी की बात है तो सोसाइटी को जो रिग्रेसिव प्रैक्टिसेस हैं, कास्ट सिस्टम, डॉरी, इन सबको दूर करना होगा। सोसाइटी जब भी कोई नॉर्म्स बनाए तो उसमें उसको यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल को फॉलो करना होगा, और इसमें क्या होता है, ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर्स। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल को फॉलो करना होगा। जहाँ तक इंडिविजुअल की बात है तो हम बात कर सकते हैं वैल्यू एजुकेशन की, हम बात कर सकते हैं सोशलाइजेशन की। इसके अलावा आप गांधी के तालिस्मान को भी यहाँ पे कोट कर सकते हैं कि जब भी कोई इंडिविजुअल कोई एक्शन ले तो उसको इस पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए। और इसमें गांधी जी ने क्या कहा है कि जब भी आप कोई एक्शन लें तो एक्शन का पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, जो सबसे गरीब आदमी है, उस पर क्या इफेक्ट हो रहा है, इस चीज़ को आपको कंसिडर करना चाहिए। अगर पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा है तभी आप उस एक्शन को लीजिए। तो इस तरह से आप गांधी के तालिस्मान से यहाँ पे एंड कर सकते हैं, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। फ्रेंड्स, ये ऐसे मैंने यहाँ पे मेरी तरफ से डिस्कस कर लिया है। अगर आपने कोई दूसरी डायमेंशन ऐड की है या आपके कोई इश्यू हो तो वो भी आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम एक लर्नर की जो कॉपी है उसको मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ, और मेरा फोकस होगा कि किस तरह से इसको इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, क्या क्या नई डायमेंशन आप ऐड कर सकते हैं या फिर किस तरह से अपने स्ट्रक्चर को आप सुधार सकते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन है वो एक सिंगल पैराग्राफ में किया गया है और काफ़ी लंबा ये इंट्रोडक्शन है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि आपको शॉर्ट पैराग्राफ्स लिखने होंगे। आपके पैराग्राफ्स ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि जो एग्जामिनर है उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो सबसे पहले आपके जो पैराग्राफ्स हैं वो ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि
जो स्टेटमेंट दिया गया था उसको एक्सप्लेन कर दिया है इंट्रोडक्शन में। ये चीज़ आपको नहीं करनी है, ये चीज़ आपको बाद में करनी है। यहाँ पे तो आपको कुछ फैक्ट्स बताने हैं, कुछ स्टोरी वगैरह बतानी है ताकि एक अच्छा इंट्रोडक्शन हो सके। तो इस चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसके बाद सेकेंड पैराग्राफ में इन्होंने डायरेक्टली समझा दिया है कि इंडिविजुअलिज्म क्या होता है। हालांकि ये चीज़ सही है, लेकिन आपको डायरेक्टली एक्सप्लेन नहीं करना है। इंट्रोडक्शन के बाद आपको एक पैराग्राफ लिखना होगा जहाँ पे आप बताइए कि आपका ऐसे की डायरेक्शन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, कौन कौन सी डिफरेंट डायमेंशंस आपने ऐड की है, ताकि जो एग्जामिनर है उसको पता चल जाए कि उसको आपके ऐसे में क्या चीज़ मिलने वाली है, ठीक है। तो इस तरह से आपको तुरंत ही ऐसे स्टार्ट नहीं करना है, पहले उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए कि क्या क्या चीज़ आप डिफाइन करने वाले हैं, क्या क्या चीज़ आप समझाने वाले हैं, ताकि जो एग्जामिनर है उसका इंटरेस्ट बना रहे। एंड फ्रेंड्स, फिर से यहाँ पे काफ़ी लंबा पैराग्राफ लिखा गया है और मैं फिर से आपको कहूँगा कि जो पैराग्राफ है, ठीक है, वो शॉर्ट पैराग्राफ होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले समझाया गया है कि इंडिविजुअलिज्म क्या होता है और इसी पैराग्राफ में बात हुई है सोसाइटी की। तो देखिए ऐसा नहीं करना है, ये दो डिफरेंट टॉपिक्स हैं, तो आपको पैराग्राफ चेंज करना चाहिए। फर्स्ट पैराग्राफ में आप बताइए इंडिविजुअलिज्म के बारे में और जो सेकंड पैराग्राफ है इसमें आप बताइए सोसाइटी के बारे में या फिर कलेक्टिविज्म के बारे में, ठीक है। अब देखिए यहीं पर आपने सॉल्यूशंस की बात की है कि क्या सॉल्यूशंस होने चाहिए, तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि सॉल्यूशंस आप बाद में एक अलग पैराग्राफ में बताइए और वहाँ पे आप सारे सॉल्यूशंस लिख दीजिए, तो उससे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट होता है। अब सॉल्यूशन के बाद आपने एनवायरनमेंट पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है इंडिविजुअलिज्म का वो बताया है। बट दोस्तों ये जो पैराग्राफ आपने चेंज किया है ये काफ़ी एब्रप्ट है, इन दोनों पैराग्राफ में कोई लिंक नहीं बैठ रहा है, ठीक है। तो जब भी आपका कोई पैराग्राफ एंड होता है और नया पैराग्राफ शुरू होता है तो उसके बीच में कनेक्शन होना चाहिए। और ये कनेक्शन कैसे हो सकता है, आप एक छोटा पैराग्राफ इंट्रोड्यूस कर दीजिए कि अब हम डिस्कस करेंगे इसका क्या इफेक्ट होता है एनवायरनमेंट के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर और बाकी की जो डायमेंशन है वो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो और उसके बाद आप डिफरेंट जो डायमेंशन हैं उनको एड्रेस कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे इन्होंने एनवायरनमेंट वाली डायमेंशन को कवर किया है लेकिन काफ़ी ज़्यादा उसको डिस्कस कर लिया है, ठीक है। बहुत ही लंबा पैराग्राफ यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों आपको 1200 वर्ड्स ही लिखने हैं, तो हर डायमेंशन को ब्रीफ में आप कवर कीजिए तभी आप पूरा ऐसे कवर कर पाएंगे, वरना होगा क्या कि केवल एनवायरनमेंट ही आप डिस्कस कर पाएंगे और उससे आपको नंबर कम मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी इन्होंने केवल एनवायरनमेंट की ही बात की है, मीन माता डिजीज, भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो आप डिफरेंट डायमेंशन जो हमने डिस्कस किया था, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, एथिकल, उन सबको आपको कवर करना होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअलिज्म ऑन सोसाइटी, केवल यही डायमेंशन इस पूरे ऐसे में कवर की गई हैं। बाकी की जो डायमेंशंस हैं जो हमने बात की थी कि इंडिविजुअल पे क्या इफेक्ट होता है सोसाइटी का, ऐसा कुछ भी डिस्कस नहीं किया गया है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप फिर से एक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, आप बैलेंस बनाने की बात कर रहे हैं, तो फिर से मैं वही कहूँगा कि जब आपको एक नई डायमेंशन दें तो एक लिंक होना चाहिए, वो कनेक्शन यहाँ पे मिसिंग है। आप एक पैराग्राफ ऐड कर दीजिए कि हमने अभी तक सारे इश्यूज डिस्कस कर लिए हैं लेकिन क्या सॉल्यूशंस होने चाहिए, क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए, अब इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि लिंक बन जाता है। अब इसके बाद आपने फिर से कुछ सॉल्यूशंस बताए हैं और सॉल्यूशंस के साथ आप फिर से कुछ प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, जैसे कि डिसइंटीग्रेशन होता है, लोनलीनेस होती है, इलनेस होती है। तो दोस्तों देखिए आप ऑलरेडी बता चुके हैं कि क्या इश्यूज होते हैं, तो अब फिर से उसी डायमेंशन को कवर मत करिए, अब आपको केवल सॉल्यूशंस ही बताने होंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप एनालिसिस सही से नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, आपने स्ट्रक्चर सही से नहीं बनाया है, तो इस चीज़ को आप अवॉइड करिए, ठीक है। अब इस पैराग्राफ से आपने अपने ऐसे को कंक्लूड किया है लेकिन इस पैराग्राफ में कोई भी सल्यूशन नहीं दिया गया है, जो प्रॉब्लम बताई गई थी उसका कोई सल्यूशन नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ये एक जीएस का आंसर है, इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है।
आपका कंक्लूजन बहुत ही इंटरेस्टिंग होना चाहिए, कोई कोटेशन हो, कोई अच्छा सा सोल्यूशन हो, ताकि एग्जामिनर का इंटरेस्ट बढ़े। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप फॉलो कीजिए। और देखिए ये जो साइन बनाया हुआ है ना, इन सब साइन को अवॉइड कीजिए, ऐसे साइन हमको नहीं बनाने हैं, केवल जो रिलेवेंट चीज़ें हैं वही हमको लिखनी है। तो फ्रेंड्स ये मैंने आंसर शीट डिस्कस की है। आई होप आपको कुछ और क्लैरिटी मिली होगी कि किस तरह से हमको अप्रोच करना है। फ्रेंड्स अगर आपका कोई भी इश्यू हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली सबका रिप्लाई करूंगा। हमारे इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।